नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उपचुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान हो गया। कोरोना काल में होने जा रहे ये उपचुनाव बाकी चुनावों से काफी अलग रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है, तो नेपानगर में बीजेपी उम्मीदवारों की फर्जी लिस्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इधर सुर्खी में पारुल साहू बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। उपचुनाव से जुड़ी ये तमाम खबरें लेकर हाजिर हैं हम अपनी इस खास चुनावी पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 नवंबर को मतदान होगा तो 10 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। तारीखों के ऐलान के बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मंगलवार को तारीखों का ऐलान, मंगलवार को ही वोटिंग और मंगलवार को ही नतीजे। किसका होगा मंगल, किसकी बनेगी दिवाली। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। योद्धा भी दोनों तरफ से तैयार है। कांग्रेस की तरफ से 24 सीटों पर स्थिति साफ है। कांग्रेस 4 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, मगर 25 सीटों पर बीजेपी के चेहरे भी तय हैं। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 3 सीटें जहां विधायकों का असामयिक निधन हुआ है, वहां बीजेपी जल्द ही नामों का ऐलान करेगी। तैयारियां दोनों तरफ से हैं, जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव के मैदान में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का चुनाव का मुद्दा क्या है? कांग्रेस को जनता ने मौका दिया, 1.25 साल आपकी सरकार रही, और 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सिवाय भ्रष्टाचार, आतंक, बदले की कार्रवाई, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। हम दिवाली के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे और एक दिन दिवाली के पटाखे नहीं फोड़ना। हम तो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को उन्नति पर ले जाने के लिए, और हम जानते हैं कि उस पटरी पर हमको तेज गति से दौड़ाने के लिए जनमत मिलेगा। हम चाहते थे जल्दी चुनाव हो ताकि परिणाम के रूप में जनता इन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, जिन्होंने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है, संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है, जनादेश का अपमान किया। इन गद्दारों को प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। मगर दावे और नतीजों में अंतर होता है। थोड़ा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं कि मौजूदा स्थिति में किसके लिए चुनाव थोड़ा मुश्किल है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति यह है कि बीजेपी की 107 सीटें हैं, कांग्रेस की 88, सपा की 1 सीट, 2 बसपा की सीटें, 4 निर्दलीय और 28 सीटें खाली है। बहुमत का आंकड़ा है 116। इस हिसाब से बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जीतनी होंगी केवल 9 सीटें, कांग्रेस को पूरी 28 सीटें। सीटों के जीतने पर ही तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला राजनीतिक परिदृश्य क्या रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो बाकी दल हैं, तारीखों के ऐलान के साथ ही उनकी भी सुन लीजिए। हम लोग 15 में से चुनाव 15 सीटें जीते, 15 में सरकार बना लेंगे। 28 में कैसे बन जाएगा, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। अरे हम 7 में बनावे वाले थे, आप 28 की बात कर रहे हैं, जब हम लोग 7 थे। है कि नहीं? जिसे सरकार बनाने होगी तो वो यही बोलेगा ना कि ठीक है, आपकी पार्टी का सीएम रहेगा। हर सियासी दल अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता है, सोच सकता है, इसमें बुराई नहीं है। मगर क्या दोनों ही दल चाहेंगे कि बैसाखियों के सहारे सरकार चलाए? ऐसा लगता नहीं। इसीलिए बीजेपी की कोशिश होगी कि वो 15 से 20 सीटें जीते, ताकि कोई गुंजाइश ही बाकी न रहे। और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो 1 दर्जन से ज्यादा सीटें जीत ले। और ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश में 15 महीने बाद जो सियासी नजारा देखने को मिला था, वो फिर नजर आ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह चुनाव भविष्य का है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, और जो तारीखों का ऐलान हुआ है उनमें खास बात यह भी है कि इस उपचुनाव में मंगलवार का अजब गजब संयोग बन रहा है। क्या है यह संयोग, देखिए रिपोर्ट में। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होंगे, मगर इन चुनावों में ऐसा मंगल संयोग बन रहा है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं।
दरअसल मंगलवार के दिन यानी 29 सितंबर को चुनाव आयोग ने प्रदेश के 28 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इतना ही नहीं, 3 नवंबर यानी जिस दिन उपचुनाव के लिए मतदान किया जाना है वो भी मंगलवार का दिन है, और 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उस दिन भी मंगलवार ही होगा। ऐसे में मंगल का ये अनोखा संयोग अपने आप में दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की माने तो कमलनाथ हनुमान भक्त है। सीएम हाउस में हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ की हनुमान भक्ति के उदाहरण है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में मंगलवार के इस दिन को कांग्रेस की जीत के साथ जोड़ दिया है। दावा किया है कि मंगल का ये संयोग 10 नवंबर को हनुमान भक्त कमलनाथ के लिए मंगल साबित होगा। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हम वर्चुअल माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रचार करेंगे, जनता के बीच में वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखेंगे, अपनी 15 माह बनाम 15 साल का ये चुनाव है तो 15 माह के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को हम जनता के बीच में वर्चुअल तरीके से लेके जाएंगे। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि मंगलवार का ये संयोग बीजेपी के लिए मंगल साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस राम और हनुमान को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि बीजेपी राम के नाम पर सियासत नहीं करती। बीजेपी तो हर समय राम की भक्त है, इसलिए मंगल तो बीजेपी का ही होगा। 6 महीने में हमारी सरकार ने, माननीय स्वराज जी ने जो जन कल्याण के काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उस विकास के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनने जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव यूं तो कई मायनों में खास है, मगर उपचुनाव का कार्यक्रम भी अपने आप में एक दिलचस्प इत्तेफाक साथ लेकर आया है। उपचुनाव में मंगलवार का ऐसा संयोग है कि हर पार्टी खुद के मंगल का दावा कर रही है। हालांकि जहां तक बात मंगलवार के संयोग की है, तो जनता तय करेगी कि आखिरकार वो 10 नवंबर को किसका मंगल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कोरोना काल के दौरान होने जा रहे इस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वोटिंग से लेकर मतगणना तक के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका पालन न सिर्फ वोटर्स को करना होगा, बल्कि चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों और उनकी पार्टी के नेताओं को भी करना होगा। उपचुनाव में वोटिंग किस तरह से होगी, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौर में चुनाव बड़ी चुनौती है। इसके चलते चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग और काउंटिंग तक पहले के चुनाव से काफी अलग होगी। कोरोना के चलते इस उपचुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, नेताओं का भीड़ के साथ घर घर जाकर प्रचार करना नहीं होगा। पोलिंग बूथ पर भी वोटरों की लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी। चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। वोटिंग की बात करें तो इस बार पोलिंग बूथ पर 1500 के बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा। पोलिंग स्टेशन की एंट्री एग्जिट अलग अलग होगी। एंट्री एग्जिट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। बगैर मास्क के वोटर्स को मास्क भी दिया जाएगा। हर वोटर की थर्मल स्कैनिंग होगी। तापमान ज्यादा आने पर टोकन दिया जाएगा। पोलिंग बूथ की बात की जाए तो बूथ पर 6 फीट की दूरी पर गोल घेरे बनाए जाएंगे। 2 के बजाय 3 कतारें लगाई जाएंगी। एंट्री पॉइंट पर थर्मल चेकिंग होगी। वोटिंग एरिया सैनिटाइज किया जाएगा। साइन करने और बटन दबाने के लिए ग्लव्स दिए जाएंगे। वहीं कोरोना पॉजिटिव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होगा। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए भी चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई है, उसके अनुसार उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोग रह सकेंगे। रोड शो के दौरान 5 गाड़ियों की इजाज़त रहेगी। आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों के दूसरे काफिले को मंजूरी रहेगी। साथ ही रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। अगर मतगणना की बात करें तो काउंटिंग हॉल में 7 से ज़्यादा टेबल नहीं होगी। 3 से 4 हॉल में एक क्षेत्र के वोटों की गिनती होगी। ईवीएम यूनिट सैनिटाइज की जाएगी। वीवीपैट से सील हटाने का काम एक अधिकारी के जिम्मे होगा। काउंटिंग स्थल को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मतलब साफ है कि कोरोना काल में चुनाव आयोग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियों के तहत चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस ने इधर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को फ्लॉप बता रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उपचुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने 28 सीटों में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर अब घमासान छिड़ गया है
बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम की सूची को पूरी तरह फ्लॉप बता रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार आने वाले उपचुनाव में फ्लॉप साबित होंगे। कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। वहीं बीजेपी के बाहर से कांग्रेस तिलमिला उठी और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट है। हमारे नेताओं ने मंथन कर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। 6 महीने अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए हैं, जिसके आधार पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। आने वाले उपचुनाव में जनता इन प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी। ये उनकी बौखलाहट का कारण है। हमारे पूरे नेताओं ने मंथन किया है। 6 महीने सर्वे हुए हैं, एक एक घर घर गांव गांव जाके, और उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिनको जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिनका सर्वे में नाम आया है। इसलिए हमारे सारे 28 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि जिन प्रत्याशियों को उसने मैदान में उतारा है वो जीत का परचम लहराएंगे। वहीं बीजेपी की माने तो जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं वो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां कुछ भी दावे करें, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजों से ही साफ हो जाएगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा बनेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें नेपानगर से पूर्व विधायक मंजू दादू को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बीजेपी ने इस लिस्ट को फर्जी बताया है, लेकिन कांग्रेस ने लिस्ट को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में उठापटक शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मैदान में रामकिशन पटेल को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं बीजेपी से सुमित्रा काजडेकर का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी से पूर्व विधायक मंजू दादू का नाम प्रत्याशी के तौर पर लिखा गया है। वायरल हो रही इस लिस्ट पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। तो मामले पर बीजेपी का कहना है कि जो लिस्ट वायरल हो रही है वो पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, और जो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, ये लिस्ट कंप्यूटर से एक मास्टर रहते हैं, वो इस प्रकार काम करते हैं। चुनाव में चुनावी स्टंट है। हमारे भाजपा विरोधी द्वारा उस प्रकार की लिस्ट डाली गई है। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है, कोई भी सूची जारी होती है तो कार्यालय प्रभारी जारी करते हैं। इसके लिए एक शिकायत हमने साइबर में इसकी शिकायत की है, और इसकी जांच होगी कहाँ से सूची आई, किसने ये फर्जीवाड़ा किया। इस प्रकार फर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फर्जी साइन करके यदि कोई जारी होता है उसकी हम शिकायत हमने की है। वायरल हो रही लिस्ट पर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है और इसे नेपानगर बीजेपी में मची खींचतान का नतीजा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि लिस्ट जारी कर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि नेपानगर की जनता कांग्रेस के साथ है और उपचुनाव में उसकी जीत होना तय है। भाजपाइयों में जिस प्रकार से नेपाल विधानसभा को लेकर और जो उन्होंने धोखा देने का काम जनता को किया, तो अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे हैं। जो एक अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, गुटबाजी के चक्कर में इस प्रकार की हरकत हो रही है। भाजपाइयों से हमें क्या ले लेना, जो खुद जनता के नहीं हुए, जो किसी के नहीं हुए, तो उनकी तो हार सुनिश्चित है। भले ही बीजेपी इस लिस्ट को फर्जी बता रही हो, लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। वहीं पूर्व विधायक मंजू दादू के निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। चुनाव लड़ने पर मंजू भी कह चुकी हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर वो फैसला लेंगी। ऐसा नहीं है कि मंजू दादू की नाराजगी पहली बार जाहिर हुई है। बीजेपी से बतौर प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर का नाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध किया था और मंजू का टिकट देने की मांग की थी। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट है सुर्खी। कांग्रेस ने यहां से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही पारुल साहू अब बीजेपी पर जमकर तंज कस रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुर्खी की जनता बीजेपी का साथ देगी, पारुल साहू का नहीं। प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस ने पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया है।
पारुल साहू हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। टिकट मिलने के बाद पारुल साहू बीजेपी पर हमलावर है। पारुल का कहना है कि उपचुनाव जनता का चुनाव है, जनता ही इसे लड़ रही है। जनता के साथ जो धोखा हुआ है उसका बदला जनता खुद लेगी। पारुल साहू की माने तो जनता की जरूरतों, मूलभूत समस्याओं और विकास के कार्यों से कोई समझौता नहीं होगा। मुझे तो इस बार भरोसा जनता पे है। जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता के मत से ही, जनता के विश्वास से ही कोई जनप्रतिनिधि नेता बनता है या जनप्रतिनिधि चुना जाता है। और जनता की बिना अनुमति के बेंगलोर में बैठ के अगर जनता के साथ धोखा किया जाए, ये तो अन्याय किया गया है जनता के साथ। तो इस बार की जनता जिसने विश्वास किया था, जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, उसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस से पारुल साहू के प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी का कहना है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जनता ने पारुल साहू को नहीं, बीजेपी को वोट दिया था। इस बार भी जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी। व्यक्ति चुनाव नहीं जीता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा जो ग्रास लेवल पर, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता काम करता है, वो चुनाव जीतता है। जनता चुनाव जिताती है और हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 1.25 साल में आम जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से सुर्खी क्षेत्र के साथ छलावा किया, मध्य प्रदेश के किसानों, युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ छलावा किया। तो जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। पारुल साहू का कांग्रेस से टिकट फाइनल होने के बाद सुर्खी का संग्राम दिलचस्प होने लगा है। टिकट के पहले ही पारुल के मैदान में उतरने से यह साफ हो गया था कि आलाकमान से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को बीजेपी से टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में सुर्खी में एक बार फिर पारुल बनाम गोविंद की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन सुर्खी के संग्राम में लोगों को इस बार वार पलटवार के जबरदस्त रंग जरूर देखने को मिलेंगे। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। करेरा से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक बीजेपी में शामिल हो गई। शकुंतला खटीक ने दिल्ली जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उनकी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। दरअसल मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। ऐसे में शकुंतला खटीक का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से करेरा पहुंची शकुंतला खटीक से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता नरेंद्र तिवारी ने। हमारे साथ शकुंतला जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। एक लंबा इंतजार आपने किया है कांग्रेस पार्टी में कि कहीं ना कहीं फिर आपको कांग्रेस टिकट देगी। अंततः आपने भाजपा का साथ लिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने आपने भाजपा की सदस्यता ली है। एक पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, प्रतिक्रिया तो ऐसी है कि बरसों से हम और हमारे अन्य साथी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक आस्था थी कि पार्टी का काम करना है, पार्टी की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है और एक दिन हम लोग को किसी को भी टिकट मिलेगा। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हमारे कांग्रेसियों की, जो हम 14 भाई बहन टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, उनको टिकट ना दे करके एक बीएसपी के एक उसको क्या कहना चाहिए कि प्रागी जाटव को ला करके कांग्रेस पार्टी में खड़ा कर दिया, उसको टिकट दे दिया। इससे हम कांग्रेसी सब नाराज हैं। जो हमारे साथ थे उसको लेकर के हमने भाजपा का दामन थामा है और सिंधिया जी का दामन थामा है। सिंधिया जी हमारे नेता हैं। पहले भी अगर बात करें तो 2013 में जब आपको टिकट मिला था तो उसमें भी आपने आस्था जाहिर की थी कि सिंधिया की वजह से आपको टिकट मिला था और एक बार फिर से आप सिंधिया के प्रति आस्थावान दिखाई दी हैं और सीधा आपने दिल्ली में जाके सदस्यता ग्रहण की है। तो क्या कहेंगे, सिंधिया के प्रति आपका भरोसा बीच में टूटा था या यूं को त्यों बरकरार था? देखो, सिंधिया जी का भरोसा बरकरार था और भरोसा मैं रखती हूँ सिंधिया जी के ऊपर। पहले जो मुझे 2013 में टिकट मिला था कांग्रेस पार्टी से, वो सिंधिया जी की देन थी, उनका आशीर्वाद था। और जो आज हमने सिंधिया जी का दामन थामा है, तो आज भी मुझे विश्वास और भरोसा है कि सिंधिया जी
मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे भविष्य में। जब सिंधिया खुद भाजपा में गए थे तो उस टाइम आपने क्यों नहीं सोचा कि उस वक्त सिंधिया के साथ जाना चाहिए? इतना इंतजार बीच में क्यों किया? उस समय भी मेरी इच्छा थी जाने की, तुरंत मैंने कहा भी था कि मैं तो सिंधिया जी के साथ हूँ और रहूँगी, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं, क्षेत्र से मैं जुड़ी हूँ, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे समझाया, बोले नहीं अभी अपन ऐसे नहीं जाएंगे विधायक जी, थोड़ा सा अपन इंतजार करेंगे, उसके बाद में फिर जैसी भी परिस्थितियाँ बनेंगी वैसा काम करेंगे। ये थी शकुंतला खटीक पूर्व विधायक करेरा से। इनका कहना है कि वो भाजपा में आई हैं तो पूरे तन मन धन से भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।